हाँ जी स्टूडेंट, क्लास लाइव। कर लो चेक भाई, क्वेश्चंस ऑडियो वीडियो चेक कर लो एक बार। करें स्टार्ट, चलिए जी। चलिए, गुड जी गुड। तो करते हैं स्टार्ट सेशन। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि भाई हम ना कल कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक के, और ऐसे सब सब्जेक्ट के भी होंगे धीरे धीरे, ठीक है। पर अभी हमारा फाइनल टारगेट ये है कि जितने सब्जेक्ट अच्छे से हो गए ना, तो आज के बाद ना अब आप ना रिवीजन करना शुरू कर दें, ठीक है। बहुत कुछ है रिवीजन करने में, ठीक है। मैं मंडे को थोड़ा सा बताऊंगा क्या क्या रिवीजन करना है, ठीक है। मतलब क्या क्या आप ध्यान रखना है आपको चीज़ों का, और आप तो रिवीजन आज से शुरू कर देना, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, मंडे को डिस्कशन करें, पर आप जितना हो सकते हैं फोकस करें चीज़ों को, क्योंकि बहुत ही जो पेपर आने वाला है ना, जो जैसे जीएस है, पंजाबी है, इंग्लिश जब आपको भी कराई, बहुत लो लेवल का क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल में, ठीक है। तो पॉइंट पर आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेमी कंडक्टर डिवाइस, क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी कंडक्टर डिवाइस। सेमी कंडक्टर तो पता ही है आपको, यूज्ड इन बार कोड रीडर, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब बार कोड रीडर, आप खुद सोचिए कि वो एक तरह का लाइट एमिट कर रहा है, लाइट से रिलेटेड वर्ड है, लाइट, लाइट से रिलेटेड वर्ड है। अरे बार कोड स्कैनर देखा होगा, लाइट स्कैन करते हैं ना जब आजकल मॉल वगैरह में जाते होते हैं, तो फिर देखा होगा आपने, उसके उसके बार कोड को स्कैन कर लेते हैं। तो उसमें कौन सी डायोड यूज होती है, जंक्शन डायोड, लेजर डायोड, या जीनर डायोड, या वेक्टर डायोड। ऑब्वियसली लाइट एमिटिंग डिवाइस यहाँ एक ही है, कौन सा है, लेजर डायोड। इसका एक्सप्रेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया कि भाई डियर स्टूडेंट्स, द सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज्ड इन लेजर डायोड, बेसिकली दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। स्पेशल टाइप ऑफ, जो कोहेरेंट लाइट, कल भी मैंने आपको कहा था कि कोहेरेंट वर्ड इसमें यूज होगा लेजर डायोड में। लेजर की फुल फॉर्म भी आपको आती होगी, ऑप्शन क्या कहते हैं, कमेंट में लिख देना, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसको, लेजर डायोड को, बार कोड स्कैनर, जिसमें लेजर डायोड का कॉन्सेप्ट यूज होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हेल्थ केयर सिस्टम में देखा होगा आपने, मॉल्स वगैरह में बहुत यूज होता है जो ये लेजर डायोड, राइट। और भी बहुत सारे यूज है। तो एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In silicon, how many electron exist in energy gap? ये जो सेमीकंडक्टर का चैप्टर है, ये बात सिलिकॉन, जर्मेनियम में, गैलियम आर्सेनाइड, इन सब की करता रहेगा बार बार, और कल आपको मैंने थ्योरी में बता दिया। अब ये बोल रहा है कि एनर्जी गैप में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको कल मैंने थ्योरी में बताया था, ये फर्क होता है थ्योरी और एमसीक्यू करने का। ये जो ऊपर बैंड है कंडक्शन बैंड है, और ये जो बैंड है ये वैलेंस बैंड है। ये जो बीच का सेंटर का जो बैंड गैप है, इसको एनर्जी गैप ईजी बोलते हैं। इसको मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसका एक्चुअल में पूरा नाम होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या नाम है इसका, ईजी को क्या कहते हैं, पूरा नेम है इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या कहते हैं इसको पूरा, फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या कहते हैं इसको, फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब होता है बच्चों अलाउ ना करना, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं इसको। तो उस हिसाब से जब ये फॉरबिडन एनर्जी गैप हुआ, मतलब किसी भी चार्ज कैरियर को ये अलाउ नहीं करता, मतलब इस रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर अलाउ नहीं होगा, कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा। दिस इज द कंडक्शन बैंड में होंगे इलेक्ट्रॉन मान लिया, और वैलेंस बैंड में होंगे इलेक्ट्रॉन या होल, दोनों हो सकते हैं। लेकिन इस वाले रीजन में कोई चार्ज कैरियर एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा, चाहे सिलिकॉन लिखा हो या जर्मेनियम लिखा हो। हर बार जो बैंड गैप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा जीरो होती है। कितनी होती है, याद रखना। और बैंड गैप का यूनिट क्या होती है, आपको बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इस लेवल को आप इसी लेवल बोलते हो, कंडक्शन बैंड के इस लेवल को इस, ये वाला लेवल, और इस लेवल को ईवी बोलते हो, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड और एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। तो जो बैंड गैप का फॉर्मूला बना ना, वो बना ईसी माइनस ईवी।
मान लीजिए यहाँ पर इसी की वैल्यू 10 दे दे आपको और ईवी 5 दे दे, तो बैंड गैप की वैल्यू कितनी बनेगी बता सकते हो? 10 - 5। तो ये इसका सॉल्यूशन मैंने डाल दिया, आप पढ़ लेना आराम से। और ये भी बता दूं मैं कि जो बैंड गैप होता है सिलिकॉन के केस में ये वैल्यू होती है 1.1 और जर्मेनियम के केस में होती है ये 0.0। आंसर यही है, नो एनर्जी एंड नो इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड, इन द एनर्जी गैप, ईजी। ये थोड़ा सा ना यहाँ पर जो थ्योरी लिखी है ना, इसको ये मैंने पॉइंट बताया, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये जो बैंड गैप की वैल्यू है ना, इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मुझे और देना पड़ेगा। ये आप सोच रहे हैं ना, देखो सिलिकॉन के केस में ये बैंड गैप लिखा हुआ है 1.11, ये पेपर में डायरेक्ट आएगा, और जर्मेनियम के केस में लिखा है 0.71। इसके लिए थोड़ा सा वेट करो, आज की क्लास में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इस पॉइंट को मैं आगे चलकर, क्योंकि एक दो क्वेश्चन और आने वाला है इसके ऊपर। तो देखो ये साफ दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला रीजन कौन सा है? कंडक्शन बैंड। नीचे वाला रीजन कौन सा है? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में आपको ये राउंड राउंड से सर्कल दिख रहे होंगे, ये होल है, और इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस होता है ये है फोरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर है स्टूडेंट्स? और बैंड एनर्जी गैप को किस में मेजर करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आई होप आपको समझ में आ गया, ये फोरबिडन एनर्जी गैप होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। चलिए जी, एक सेकेंड क्वेश्चन। इस पे करेंगे चर्चा भाई, आप टेंशन ना लो, मैं इस बैंड गैप पे आऊंगा भाई, पॉइंट पर आऊंगा अभी। ठीक है, ठीक है, उस पॉइंट पे आऊंगा मैं बैंड गैप वाले पे, इसलिए मैंने बोल भी दिया आपको। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, ये पॉइंट पे मैं आऊंगा दोबारा, बैंड गैप बताऊंगा आपको क्या होता है थोड़ा सा, और वैल्यू बताऊंगा इसके पेपर में क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज। अब मैंने आपको ये बताया था, स्टोरी सुनो। मैंने आपको ये कहा था कि जो आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सेमीकंडक्टर क्या लिखा हुआ है? सेमीकंडक्टर होता ये है पहले तो इसने जो बात कही है, जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की, इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। मतलब ये कह रहा है सेमीकंडक्टर की कनेक्टिविटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। यही तो वजह है, सेमीकंडक्टर को हम एनटीसी कैटेगरी में रखते हैं। ठीक, अगर किसी चीज की टेम्परेचर बढ़ने से कनेक्टिविटी बढ़ रही है और रेजिस्टेंस डेफिनेटली कम हो रहा होगा, टेम्परेचर के साथ अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो इसको एनटीसी प्रॉपर्टी में डालते हैं। हम किस में डालते हैं? एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर के साथ कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो पीटीसी हो गया वो, जैसे मेटल में होता है, टेम्परेचर इंक्रीज, मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज, तो पीटीसी हो गया। लेकिन यहाँ उल्टा है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ता है तो कनेक्टिविटी बढ़ती है पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इसलिए एनटीसी कैटेगरी में आता है। तो यहां पर एक बात मुझे बताइए, आपको मैंने ये कहा था कि ऑल सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन इंसुलेटर, तो मैंने कहा था कि जीरो केल्विन पर कनेक्टिविटी कितनी होती है इंसुलेटर की? 0 होती है। और अगर मैंने कहा था सेमीकंडक्टर जैसे एन टाइप पी टाइप है, मैक्सिमम कनेक्टिविटी शो करते हैं कब? 300 केल्विन पर रूम टेम्परेचर पे। तो ये तो कंफर्म हो गया, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली स्टूडेंट वहां पर कनेक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। ये कह रहा है इसका रीजन क्या है होने का? होता ये है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है बेसिकली, वहां दो काम होते हैं, दो काम हो रहे हैं वहां पे, दो काम होंगे वहां पे। एक काम तो ये होगा स्टूडेंट, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बैंड गैप है, जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। बैंड गैप का है इसमें, बैंड गैप डिक्रीज, ये बन रहा है इसमें, दिख रहा है ये बैंड गैप डिक्रीज हो रहा है, ये लग रहा है हमें।
बैंड गैप डिक्रीज वाला बिल्कुल लग रहा है इसमें, ये ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप टेम्परेचर 0 केल्विन से 300 केल्विन पर आते हो तो चार्ज कैरियर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? मेजोरिटी चार्ज। जैसे एन टाइप पी टाइप में, एन टाइप में मेजोरिटी किसकी है? इलेक्ट्रॉन की। पी टाइप में किसकी है मेजोरिटी? होल की। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेजोरिटी माइनॉरिटी क्रिएट हो जाते हैं। ये मेजोरिटी माइनॉरिटी क्रिएट होने को बोलते हैं कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका ये भी आंसर बन रहा है। चार्ज कैरियर के कॉन्सेंट्रेशन, चार्ज के कैरियर बढ़ गए और उससे कनेक्टिविटी इंक्रीज कर गई। जब जब ये तो कंफर्म है आपको, कनेक्टिविटी इंक्रीज होती है किसके अंदर? देखो, चार्ज कैरियर कभी भी मेटल में इंक्रीज नहीं होते। मेटल के अंदर हमेशा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कैरियर उसमें उतने, इलेक्ट्रॉन उसमें उतने ही होते हैं जितने हैं। इसलिए जितने हैं उतने ही हैं, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने से वो जितने भी हैं वो आपस में कोलाइड करने लग जाते हैं और रेजिस्टेंस बढ़ा लेती हैं। इसलिए जनरली मेटल की कंडक्टिविटी कम होती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, आपस में कोलिजन हो जाता है ना मेटल के चार्ज कैरियर का। लेकिन सेमीकंडक्टर में उल्टा है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेजोरिटी माइनॉरिटी क्रिएट हो जाएंगे और वही चार्ज कैरियर होते हैं, ये अपनी संख्या इतनी बढ़ा लेंगे मेजोरिटी माइनॉरिटी, जिससे चार्ज की कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी डिवाइस की। तो इसके दोनों ऑप्शन है। लेकिन अगर 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 ये दोनों ऑप्शन आए तब तो आपने 100% इसको देना है। और अगर ये मान लिया खाली ऊपर वाला ऑप्शन ना होता तो फिर आप ये लिख सकते थे, बैंड गैप डिक्रीज, क्योंकि बैंड गैप ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो, बैंड गैप वाला आंसर तभी देना है जब आपका ऑप्शन 1 अवेलेबल ना हो। ऑप्शन 1 अवेलेबल ना हो। चार्ज कैरियर की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इंक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ने से। आंसर क्या है? मेजोरिटी माइनॉरिटी क्रिएटेड। तो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है डियर स्टूडेंट्स, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये देखो लिखा हुआ है, सेमीकंडक्टर कौन क्या फॉलो करते हैं? नेगेटिव टेम्परेचर। तो इसको आप एक बार देख लेना आज, ठीक है? सारा लिखा हुआ है मैंने, ठीक है जी। एक बार कमेंट ले लेता हूँ, चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखो एमसीक्यू में तो वैसा है, डिटेल में ही चलेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है? एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन मैं इतना कर दूंगा। अब ये सीधा सीधा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। आप ये मानिए कि अब सिर्फ ये कोई थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये सीधा सीधा एग्जाम के क्वेश्चन है। आप जब किसी भी एग्जाम में जाके बैठोगे, मतलब टेक्निकल एग्जाम होगा, आप ये देखना कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है? समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना इस क्लास को, ठीक? चलो, ये क्वेश्चन इस क्लास का हर एक बच्चा कर लेगा, मुझे पता है। कल चर्चा हुई थी इस टॉपिक की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी? याद है ये? वो होता क्या था जब एक प्योर सेमीकंडक्टर होता था, एक प्योर सेमीकंडक्टर होता था जिसको इंट्रिंसिक कहते थे, उसके अंदर एक दिक्कत हुआ करती थी, उसकी कनेक्टिविटी क्या होती थी? लो होती थी। ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। फिर इसकी कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, इसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते थे? डोपिंग करते थे। डोपिंग का क्या मतलब होता है? एड इम्प्योरिटी। हम क्या करते थे? डोपिंग। डोपिंग दो मेथड से होती है, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट और, अगर ट्राईवैलेंट ग्रुप यूज करते हो तो पी टाइप बनेगा मेटीरियल, पी टाइप मेटीरियल बन जाएगा। और अगर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी यूज करते हो तो एन टाइप मेटीरियल बनेगा। तो क्या बनेगा? पेंटावैलेंट यूज कर रहे हो ना, तो फिर एन टाइप मेटीरियल बनेगा। तो ट्राई ट्राई मतलब ये वाला पूछा हुआ, ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी कौन कौन सी थी? मैंने एग्जांपल लिखवाए थे आपको, मैंने कहा था बोरोन याद के करके, बोरोन याद करके चले जाना। बोरोन बी से लिखते हैं, बोरोन। वैसे बोरोन के साथ मैं और बता दूं आपको, बोरोन तो है ही, बोरोन, ये मिल गया हमें आंसर इसका। अच्छा, नोट ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, नोट लिखा है ना, तो एक ट्रिक लिखो, एक ट्रिक लिखो यहाँ पे। एक ट्रिक लिखो तो अच्छा हो गया, क्वेश्चन आ गया। ये है सारे BAGI, बागी याद कर लेना। ये ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी है, B फॉर बोरोन, A फॉर एल्यूमिनियम,
G फॉर गैलियम, I फॉर इंडियम। अब कुछ बच्चे मुझे कहेंगे सर आपने तो कहा था बोरोन याद करने से काम चल जाएगा, सिर्फ दो चीज याद कर लेना, कि इधर तो आपने कहा था बोरोन याद कर लो बी, और इधर फोस्फोर्स याद कर लो, फोस्फोर्स के लिए पी लिखते हैं। अरे फिर मैं तो बोल ही रहा हूँ बोरोन, अब जब आपको फोस्फोर्स याद है ही तो फिर इसने यही तो पूछा है कि ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी बतानी है, तो फोस्फोर्स तो पेंटावैलेंट में आती है ना, तो हो गया बस आंसर। ये बोरोन, इंडियम, गैलियम, तो दो तो एक एक की तो याद करनी पड़ेगी ना, बोरोन भी और उधर फोस्फोर्स, तो आंसर तो उससे आ ही जा रहा है, क्योंकि फोस्फोर्स तो हमें याद है ना कि पेंटावैलेंट में आता है। फोस्फोर्स का फॉर्मूला होता है, ट्रिक करना, पास बी, PASBI, P फॉर फोस्फोर्स, ये आर्सेनिक होता है और ये बिस्मिथ होता है। मैंने फिर भी कहा था फोस्फोर्स याद करना, P फॉर फोस्फोर्स। फोस्फोर्स एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है, ये भी ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी है, ये पेंटावैलेंट है, ये ट्राईवैलेंट है, ये भी ट्राईवैलेंट है। एक चीज और बता दूं मैं, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को एक्सेप्टर इंप्योरिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर इंप्योरिटी। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर, ये भी लिख लेना। और पेंटावैलेंट को डोनर इंप्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोनर। तो ये सारे क्वेश्चन बन गए, फिर से कहता हूं, ट्राईवैलेंट को बोलते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटी, पेंटावैलेंट को बोलते हैं डोनर। ये रहे वो एलिमेंट पेंटावैलेंट के, ये रहे एलिमेंट किसके? ट्राईवैलेंट के। ट्राईवैलेंट पी टाइप मटेरियल बनता है और पेंटावैलेंट से एन टाइप मटेरियल। जब हमारे पास पी टाइप एन टाइप बन जाएगा तो हमारे पास एक पी एन जंक्शन डायोड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है जी। सबने कर दिया आंसर इसका? गुड। चलो आगे चलते हैं। तो ये नोट्स मैं आपको साथ एक्सप्लेनेशन के साथ दे दूंगा, टेंशन ना लो, आज मैं सारे नोट्स दे दूंगा आपको। आ गया क्वेश्चन एक और, अब ये बता दूं, फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम, इसका आंसर क्या है? फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम, क्या आंसर है इसका? ये है या ये है या ये है या ये दो इसका आंसर। ए है, बी है, सी है या डी, बताइए। ठीक है जी, सबने दे दिया इसका आंसर, गुड। फॉरबिडन एनर्जी गैप, कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे फॉरबिडन एनर्जी गैप पता नहीं है। फॉरबिडन एनर्जी गैप को हम लिखते हैं ईजी से। किससे लिखते हैं? ईजी से। यूनिट होता है ईजी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का बड़ा यूनिट तो जाउल होता ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। अब इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखो थोड़ा सा, आप लोगों ने इसका आंसर सी ये बताया ना, 0.72। देखो ये टेबल देखो ध्यान से, आप इस टाइम ध्यान से सुनो मेरी बात, यहां गलती हो सकती है। वो क्या मिस्टेक हो सकती है? देखिए, हम जब भी पेपर में किसी भी सेमीकंडक्टर, कितने सेमीकंडक्टर बताए थे मैंने आपको? सिलिकॉन बताया था, जर्मेनियम बताया था और गैलियम आर्सेनाइड बताया था, यही बताया था ना। हमें जब भी बैंड गैप पूछेगा तो हमें जल्दबाजी में आंसर नहीं करना, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन तो है ही ये। तो बैंड गैप जब पूछेगा तो पहली बात प्रिकॉशन इस चीज का लेना है, ध्यान इस चीज का रखना है कि किस टेम्परेचर पे पूछ रहा है, किस टेम्परेचर पे। क्या यहाँ पर कहीं पर भी टेम्परेचर लिखा हुआ है? मैंने कहा था ना, मैं इस पॉइंट पर आऊंगा फिर से। लास्ट वाले क्वेश्चन पे भी आप जरूर देखना, वहां पे भी इस तरह की चीज मिसिंग थी। दो टेम्परेचर होते हैं हमारे पास, टू टेम्परेचर होते हैं, एक तो 0 केल्विन होता है और दूसरा 300 केल्विन होता है। समझ में आया? 0 केल्विन और 300 केल्विन। तो जो 0 केल्विन होता है ये होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड।
और 300 केल्विन कितना होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड को बोलते हैं। ये केल्विन में ये इसके इक्वल है और ये केल्विन में इतने सेल्सियस के इक्वल है। तो आपको ये बता दूं मैं, जब भी बैंड गैप लिख रहे हो आप, जैसे कि सिलिकॉन का लिख रहे हो, तो सिलिकॉन का बैंड गैप आप जो बताओगे, सिलिकॉन के बैंड गैप की वैल्यू जो आप बताओगे वो दो टेम्परेचर पे बताओगे कि बैंड गैप 0 केल्विन पे कितना है, और सिलिकॉन का बैंड गैप क्या होता है, सिलिकॉन के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का डिफरेंस कितना है और 300 केल्विन पे कितना है। तो सबसे सिलिकॉन का दोनों वैल्यू, तो सिलिकॉन की दोनों वैल्यू होती है, जैसे हमको मैं बता दूं यहाँ पे, सिलिकॉन की दोनों वैल्यू होती है, ये होती है 1.21 और ये होती है 1.10, लिख लो इसको 1.10, एक ही बात है। और जर्मेनियम की 0 केल्विन पे कितनी वैल्यू होती है 0.785 और ये टेम्परेचर 300 केल्विन पे कितनी होती है 0.72। समझ में आया? तो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने इसका आंसर जब 3 दिया, तो आपने इसका आंसर 3 दिया कि आप फोरबिडन गैप जर्मेनियम का बता रहे थे, तो आपने देखा पूरे क्वेश्चन में कहीं टेम्परेचर लिखा ही नहीं है, नहीं लिखा, आपने मुझे इसका सी आंसर दे दिया, क्या दिया जर्मेनियम का 0.72। देखते हैं क्या आंसर मैच कर रहा है आपका। तो जब आपने मुझे जर्मेनियम का आंसर 0.72 दिया, तो आपने मुझे बाय डिफॉल्ट कितने टेम्परेचर पे वैल्यू दे दी, मुझे किस टेम्परेचर पे वैल्यू बता दी, मुझे 0.72, क्या बता दी स्टूडेंट, समझ में आया? आपने मुझे बाय डिफॉल्ट क्या आंसर दे दिया 0.72 आंसर दे दिया, मतलब आपने मुझे डायरेक्टली रूम टेम्परेचर पे वैल्यू बता दी। लेकिन अगर गलती से क्वेश्चन में पूछ लेता कि 0 केल्विन पे क्या हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाता 0.785। इसका मतलब वैल्यू यहां से डिक्रीज हो रही है, देखो ये डिक्रीज हो रही है, यहां ज्यादा है यहां कम है। अगर सिलिकॉन का पूछे तो अगर कुछ टेम्परेचर नहीं लिखा है, तो जैसे कि आपने कहा बिल्कुल ठीक है, अगर कुछ नहीं पूछा तो रूम टेम्परेचर की ये वैल्यू बता दो सिलिकॉन की, और जर्मेनियम की ये बता दो, और गैलियम आर्सेनाइड की ये वैल्यू बता दो, आएगा ये 100%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर 0 केल्विन पे पूछा है, देखो 1.21 उससे घट के कितना हो गया, एक बात मुझे बताओ, समझ में आ गया होगा? एक बात मुझे बताओ, क्या मैंने एक फॉर्मूला नहीं लिखवाया था आपको कि जो बैंड गैप होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बैंड गैप घटेगा, डिक्रीज होगा, तो यही तो हो रहा है। पहले 0 केल्विन है टेम्परेचर, तो बैंड गैप कितना है 1.21, और जब टेम्परेचर 300 केल्विन कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो 1.21 से कम होकर कितना रह गया 1.1। पहले टेम्परेचर कितना था 0 केल्विन पे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना था जर्मेनियम के केस में 0.7825, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो कितना रह गया 0.72, कितना रह गया पॉइंट। तो यही रिलेशन चल रही, बैंड गैप इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सेम किसका है गैलियम आर्सेनाइड का, सेम किसका है गैलियम आर्सेनाइड का। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि 0 केल्विन को एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं और ये रूम टेम्परेचर होता है। तो स्टूडेंट ये मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, इस एरिया से कुछ भी पूछेगा मुझे नहीं लगता आपका कोई आंसर। एक बात मुझे बता दो, वाई और एन लिख दो, अब कोई दिक्कत आ रही है क्या, मैंने पूरा बता दिया। आप बाय डिफॉल्ट आंसर करेंगे तो रूम टेम्परेचर का कर देना, अगर गलती से 0 केल्विन लिखा आया उस केस में आप दिक्कत हो जाएगी क्वेश्चन में। अगर गलती से 0 केल्विन लिखा गया, 0 केल्विन पे आपने 0 केल्विन वाले आंसर देने हैं, 300 केल्विन पे 300 केल्विन वाले आंसर देने हैं, और कुछ नहीं पूछा फिर 300 केल्विन पे आंसर दे देना है। जैसे होता है ना कि आपने कई बार किसी शॉप पे जाते हैं तो आप बोलते हैं मुझे एंटीसेप्टिक चाहिए आपको कोई, तो आप या कोलगेट मांगते हैं, टूथपेस्ट होता है ना, जैसे जब टूथपेस्ट मांगते हैं, तो कोलगेट का नाम इतना याद हो गया है हम इंडियंस को, तो हम टूथपेस्ट चाहे हमें लेना क्लोजअप हो, है ना, लेना क्लोजअप हो, लेकिन हम उसको बोलेंगे कोलगेट दे दो, क्या दे दो कोलगेट दे दो, तो वो कोलगेट दे देगा हमें कहेंगे नहीं नहीं कोलगेट नहीं चाहिए क्लोजअप चाहिए। एक्चुअल में दिक्कत क्या हुई, बाय डिफॉल्ट हमें ये लग रहा है कि टूथपेस्ट कोलगेट ही है, और कोलगेट ही टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट ही कोलगेट है। हमें टूथपेस्ट का नाम याद करवा दिया गया कि यही बस कोलगेट ही होता है। जैसे बाय डिफॉल्ट एंटीसेप्टिक डेटोल मांगते हैं, चाहिए सेवलोन फिर भी बोलते हैं डेटोल दे दो, हमें लगता है डेटोल ही एंटीसेप्टिक और कुछ है ही नहीं। तो ये चीजें होती हैं। तो इसी तरह बाय डिफॉल्ट तो आप आंसर करोगे रूम टेम्परेचर का, लेकिन अगर टेम्परेचर मेंशन कर रखा है तो 0 केल्विन वाले आंसर दोगे, यस और नो, ये ध्यान रखना। चलो, तो आई होप ये कंसेप्ट आप समझ रहे होंगे। बाकी मैंने आपको ये टेबल दे दिया, ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, टेंशन ना लो। कल मैंने कुछ डायोड्स पे काम भी किया था कि भाई डिफरेंट डिफरेंट डायोड होंगे आपके पास, उनके सिंबल आपको आने चाहिए। ये ले लो, वो कौन सा क्वेश्चन ले लो, ये एमसीक्यू एक और आ गया आपके सामने। इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको ना ये ए बी
सी और डी के साथ मैच करना है, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ मैच करना है। डी स्टूडेंट्स मैच करना है, मैचिंग करनी है, मैचिंग करनी है क्वेश्चन की, डायोड के सिंबल को मैच करना है। सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि जो पीएन जंक्शन डायोड है इसका सिंबल दिख रहा है आपको कहीं? ये देखो, ये सिंबल पीएन जंक्शन डायोड का, ये वाला 1 के साथ क्या मैच हो गया? 3, 1 के साथ मैच हो गया 3। हालांकि इसके एक दो मैच करने से आंसर निकल जाता है, बाकी सारे मैचिंग ऑप्शन से हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन मैं सारे करा देता हूं आपको। उसके बाद जीनर डायोड, जीनर डायोड मैं आपको कल बताया था, दो तरीके होता है जीनर डायोड बने हुए, या तो जीनर डायोड इस तरह से बना होगा, जेड बना होगा इसमें, या फिर हो सकता है जेड उल्टा बना हो, देखो जैसे इसमें बना है इस तरह से, ये भी जेड की फॉर्म में दिख रहा है, जेड रिवर्स जेड, मिरर इमेज नहीं होती जैसे। तो यहां पर बी का बन गया 2, बी का बन गया 2, जो बी वाला पोर्शन है इसका बन गया 2। शॉर्ट की डायोड, शॉर्ट की छोड़ दो अभी, वैसे शॉर्ट की मैं बता ही देता हूँ, छोड़ना क्या ही है, छोड़ना तो क्या ही, इसको कर ही लेते हैं। शॉर्ट की डायोड एक मेटल सेमीकंडक्टर डायोड होती है, जो मेटल प्लस सेमीकंडक्टर दोनों से बनती है। और शॉर्ट की डायोड में ना यहाँ पर देखो एस बना होता है, ये एस, ये देखो एस, एस दिख रहा है, एस कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना। तो शॉर्ट की डायोड एक मेटल सेमीकंडक्टर डायोड होती है जिसमें एस बना होता है, तो सी पे आ गया 1, ये वाला। अब एक ऑप्शन बचा आपका डी। टनल डायोड में ये जो डायोड बनी है, डायोड बनी है, डायोड के ऊपर एक टनल बनी होती है इस तरह से, टनल, टनल होता है ना, केव, गुफा होती है जैसे, टनल बनी होती है, टनल। तो ये डी का आ गया 4। तो ये आंसर है इसके। ए का 3, ए का 3 आ रहा है, ये देखो ए का 3, बी का 2 है, बी का 2, सी का 1, सी का 1, ठीक है, और डी का लास्ट में क्या है? ये वाला 4। मैच कर लोगे? देखो ये तो इसलिए हो सकता है एक दो नई डायोड आ जाए, पर 4-5 सिंबल आपको मैंने कल भी बताए थे और आज प्रैक्टिस करवा दी कि अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे, उसको अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। चलें आगे। तो डियर स्टूडेंट, मैंने इसकी पूरी डिटेल डाल दी है, इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी डाल दी है, ठीक है। बस आपको पढ़ना है अच्छे से एक बार। ओके, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। यहां पर देखो, वैसे प्योर सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं पता है आपको? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को किसको बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आपको मैंने एक बात बताई थी, अगर कोई किसी कहीं पर भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कहीं पर भी, और टेम्परेचर के साथ वो पैरामीटर भी इंक्रीज हो रहा है, वो पैरामीटर भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर पैरामीटर भी इंक्रीज हो रहा है, तब तो वो पीटीसी है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और वो जो पैरामीटर आप स्टडी कर रहे हो वो डिक्रीज हो रहा है, एक चीज, ये एरो देखो अभी ऊपर जा रही है, यहां भी ऊपर जा रही है, यहां पर उल्टा आ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ वो पैरामीटर की वैल्यू घट रही है, तो वो एनटीसी कैटेगरी में आता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, वो फिक्स वैल्यू पकड़े हुए है अपनी, तो मतलब कोई कोई चेंज नहीं आ रहा है पैरामीटर में, तो वो जेटीसी है, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये है जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब अगर मैं मेटल की बात करूं, प्योर सेमीकंडक्टर का पूछा है ना, वेट करो मेटल का बताता हूं। मेटल के केस में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, आपको मैंने बताया था, इसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोला ना इसने, रेजिस्टेंस वर्ड पकड़ो। मेटल में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है और मेटल की कंडक्टिविटी टेम्परेचर से घटती है, आपको पता होगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज, जो पैरामीटर रेजिस्टेंस स्टडी कर रहे हैं वो भी इंक्रीज, तो मेटल किस कैटेगरी में चला गया? पीटीसी में। किस में चला गया? मेटल किस कैटेगरी में चला गया? पीटीसी में। या कंडक्टर किस में आ गए? पीटीसी। दोनों ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, हमें रेजिस्टेंस ही चेक करना है, किसकी कनेक्टिविटी टेम्परेचर से बढ़ती है? सेमीकंडक्टर की ना। तो सेमीकंडक्टर की अगर कनेक्टिविटी बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली कम हो रहा होगा। तो यहां पर सेमीकंडक्टर में कौन सी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होती है? एनटीसी। तो इसका आंसर आ गया एनटीसी। क्या आ गया? एनटीसी। तो ये जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट पता किसका होता है? एलॉयज का। किसका? एलॉयज क्या होते हैं? मैं कमेंट में लिख दो, व्हाट आर द एलॉयज। पॉजिटिव टेम्परेचर मेटल का होता है, एलॉय का जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है,
ये गया यहाँ से ऑप्शन, वैसे नहीं है, आंसर आएगा 3। तो इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन में डाल दी। कंडक्टर, कंडक्टर जो आते हैं वो पीटीसी कैटेगरी में आते हैं। इंसुलेटर एनटीसी में आते हैं, याद रखना इसको। सेमीकंडक्टर भी किस में आते हैं, एनटीसी। तो आंसर में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो दैट इज वाई जो ये सेमीकंडक्टर होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, मिक्सचर ऑफ मेटल बिल्कुल सही है। जनरली जो एलोय होता है ना, जो हमारे एलोय होते हैं, जैसे कॉन्स्टेंटन हो गया, यूरेका हो गया, ये बहुत हाई रेजिस्टेंस इनका होता है, और मतलब जनरली अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते टेम्परेचर के साथ, इसलिए इनको जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेडटीसी, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। समझ में आया? तो ये एक्सप्लेनेशन यहां से पढ़ लेंगे आप, जो मैंने अभी दी आपको। ठीक है, स्टूडेंट तो इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना भाई, बहुत मेहनत लगती है सीरियसली में। हम जब कोई भी कंटेंट बनाते हैं, ऐसा नहीं कि कंटेंट तो बहुत बड़ा है हमारे पास, चीज़ें होती है, लेकिन हमें ये रहता है कि हर बार नया बना दें, क्योंकि नए क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। और ये मैंने आज कल और आज में नई फाइल क्रिएट की है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए, जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, तो आप इनको रिवाइज जरूर करेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर। ठीक है जी, चलें आगे। चलें, किसी का कोई डाउट तो नहीं, किसी का कोई डाउट तो नहीं? किसी का कोई डाउट तो नहीं? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्टूडेंट, मैंने कल आपके साथ एक डिस्कशन की थी कि भाई अगर सेमीकंडक्टर के ब्रेकडाउन की बात होने लगे, सेमीकंडक्टर के ब्रेकडाउन की बात होने लगे, तो ब्रेकडाउन दो टाइप के होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर के अंदर ब्रेकडाउन। एक जीनर ब्रेकडाउन होता है, एक एवलांच ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन। तो इसमें ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर ब्रेकडाउन। याद रखना, जो किसी भी डायोड का जो जंक्शन ब्रेकडाउन होता है वो उसके रिवर्स बायस में ही होता है। किसमें होता है, रिवर्स बायस। ये पॉइंट याद। अब जीनर ब्रेकडाउन, जैसे जीनर ब्रेकडाउन है, और एवलांच ब्रेकडाउन में बहुत कम फर्क है। ब्रेकडाउन तो दोनों केस में होगा, डायोड जंक्शन का ब्रेकडाउन तो दोनों केस में हो रहा है, लेकिन जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन में बहुत थोड़ा सा फर्क है। उसके लिए मैं आपको एक शीट पे लेके चलता हूं। इसने ये पूछा ना, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेता हूं मैं एक। ये याद रखना, जो जीनर ब्रेकडाउन होता है ना, हमेशा याद रखना। अभी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा इसको ना, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, थोड़ी सी समझ में नहीं आएगा। जो जीनर ब्रेकडाउन है ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सही बता रहा हूं मैं आपको, यहां से मिलेगा आपको। जो जीनर ब्रेकडाउन होता है ना, वो कहां पर होता है, हैवली डोप्ड डायोड में होता है। और एवलांच ब्रेकडाउन कहां होता है, लाइट डोप्ड डायोड में। ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन हैवली डोप्ड में होता है, और एवलांच ब्रेकडाउन लाइटली डोप्ड डायोड में होता है, जंक्शन ब्रेकडाउन। क्या ये बात समझ में आई? दो ब्रेकडाउन होते हैं। जीनर के लिए कौन सा है, हैवी, मैं पूरा बनाया हुआ है, ये आगे भी दिखा दूंगा आपको। कहीं जाना नहीं है, इसकी एक्सप्लेनेशन अभी मैं करवा रहा हूँ, वेट करो। ये तो मेजर फर्क है दोनों में, जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच में। ये देखो, जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है ना, वो लाइट डोप्ड डायोड में होता है, और जीनर ब्रेकडाउन होता है हाई डोप्ड डायोड में। जो अवलांच ब्रेकडाउन होता है ना, ये जंक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। और ये जो ब्रेकडाउन होता है, ये जंक्शन को डिस्ट्रॉय नहीं करता। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ये तो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एक बार पढ़ने हैं, ये तीन इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ मेरे साथ, इसका आपको कंसेप्ट बताता हूं कैसे ये हुआ। देखो, स्टोरी समझो यहां से।
जैसे कि एक लाइन दे रहा हूं मैं आपको, ये एक लाइन है, ये एमीटर है, ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर। तो इस वाले जंक्शन को क्या बोलते हैं? एमीटर जंक्शन। और इस वाले जंक्शन को क्या बोलते हैं? कलेक्टर जंक्शन। आपको याद होगा मैंने एक बात कही थी, अगर एमीटर, बेस, कलेक्टर में डोपिंग की बात करें तो डोपिंग में सबसे टॉप में कौन होता है, बताओगे? मैंने बताया था डोपिंग में सबसे ऊपर एमीटर होता है सबसे ज्यादा, फिर कलेक्टर का नंबर आता है और फिर बेस का। तो मुझे ये बताओ, इसका मतलब ये हुआ जो एमिटर जंक्शन है, ये वाला जंक्शन, ये हैवली डोप्ड होता है। क्या होता है? हैवली डोप्ड। यहां लिख रहा हूं मैं, हैवली डोप्ड। ज्यादा डोपिंग होती है जंक्शन की, ज्यादा मिलावट होती है यहाँ प्योर मटेरियल में, ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट ज्यादा मिला दिए होंगे। और जो कलेक्टर जंक्शन है, ये एमीटर से कम है, तो ये वाला जंक्शन, ये वाला एरिया, ये वाला जंक्शन के साथ साथ ये वाला लाइटली डोप्ड होता है। अरे भाई है, मान लीजिए एनपीएन जंक्शन है, ये एनपीएन जंक्शन, एनपीएन ट्रांजिस्टर मान लीजिए। तो अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो मान लीजिए जो एनपी डायोड, पीएन डायोड, यहां पर जो डायोड बन रही है, अगर ये डायोड रिवर्स बायस हो जाती है, क्या होती है? रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस होने के बाद अगर इसका ब्रेकडाउन होगा, अगर इसका ब्रेकडाउन होगा, तो वो ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि मैंने कहा ये वाला एरिया हैवली डोप्ड है। क्या है? हैवली डोप्ड। तो कौन सा ब्रेकडाउन होगा? जीनर ब्रेकडाउन होगा। कौन सा? जीनर ब्रेकडाउन। और ये वाला जंक्शन, ये कलेक्टर जंक्शन, ये वाला जंक्शन, ये डियर स्टूडेंट्स, ये भी पीएन जंक्शन डायोड बन रही है, लेकिन कलेक्टर लाइटली डोप्ड है। तो इस वाले में तो जीनर ब्रेकडाउन हो गया, जीनर ब्रेकडाउन, शॉर्ट में लिख रहा हूं। और क्योंकि ये लाइट डोप्ड है, और लाइट डोप्ड में कौन सा ब्रेकडाउन होता है? लाइट डोप्ड में एवलांच ब्रेकडाउन। कौन सा होता है? एवलांच ब्रेकडाउन। इसका एप्लीकेशन समझ में आया? अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, तो यहां एक डायोड ये पीएन बन रही है, एक डायोड ये पीएन बन रही है, एक डायोड पीएन ये बन रही है, एक डायोड पीएन ये बन रही है। तो अंदर से जहां जहां रिवर्स बायस बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन द डोपिंग, एमीटर जंक्शन की अगर हाई डोपिंग है तो ये जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा, कलेक्टर जंक्शन की अगर लो डोपिंग है तो ये अवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा। अवलांच ब्रेकडाउन। एक बात याद रखना, जो W होता है ना, डिप्लीशन लेयर का W, ये हमेशा डोपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी बात याद रखना, डोपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर कभी भी आप डोपिंग इंक्रीज करोगे तो जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो हमेशा, उल्टा लिख दिया, डिक्रीज करेगी। तो जो विड्थ होती है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर ये विड्थ डिक्रीज हो रही है, अगर ये विड्थ डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होना चाहिए। अब यहां से पॉइंट बना के चलो, अगर मेरे पास हाई डोपिंग है, क्या है? हाई डोपिंग है, तो हाई डोपिंग के केस में विड्थ कम हो जाएगी। तो यहां देखते हैं, यहां पे इस वाले रीजन पे, इस वाले रीजन पे हाई 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 क्या है? एक सेकेंड फ्रेंड, इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में यहां पर डोपिंग क्या है? इस वाले रीजन में एमीटर की क्या होती है? डोपिंग ज्यादा होती है। तो जब आप एमीटर की डोपिंग ज्यादा करोगे, एमीटर की डोपिंग ज्यादा करोगे, हम एमीटर जंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो डिप्लीशन लेयर का विड्थ है वो कम हो जाएगा। यही वजह है टनल डायोड में सबसे ज्यादा डोपिंग होती है, इसलिए टनल डायोड में विड्थ नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। अच्छा, जब विड्थ कम हो गई, जब विड्थ कम हो गई, तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ऐसा ही होता है, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। तो जी एमीटर जंक्शन पे डोपिंग ज्यादा होने की वजह से, डोपिंग ज्यादा होने की वजह से विड्थ छोटी रह जाएगी, और विड्थ छोटी होगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मिलेगा आपको। ये देखिए अब आप। और इमीटर जंक्शन का कौन सा ब्रेकडाउन हुआ था, आपको याद है? हैवली डोप्ड में कौन सा ब्रेकडाउन होता है? हैवली डोप्ड में जीनर ब्रेकडाउन। कौन सा होता है? जीनर ब्रेकडाउन। कौन सा होता है? जीनर ब्रेकडाउन। अब चेक करते हैं, एमीटर जंक्शन में जीनर ब्रेकडाउन हो रहा है
यहाँ मीटर जंक्शन में जीनर ब्रेकडाउन अगर हो रहा है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस, थर्ड पॉइंट लिख। और अगर इधर स्ट्रॉन्ग है और ये यहाँ, तो फिर वीक बन ही जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हाई डोपिंग है इस वाले एरिया में और यहाँ लो डोपिंग है। अगर डोपिंग लो होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम ही बनेगा। देखो अगर मैं बताऊं, अगर डोपिंग लो होगी, अब कलेक्टर जंक्शन भी चेक करवाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कम कम बन रहा होगा। अगर डोपिंग कम होगी तो विड्थ क्या हो जाएगी, विड्थ क्या हो जाएगी, ये फॉर्मूला है ना विड्थ का डोपिंग के साथ, विड्थ का डोपिंग, अगर डोपिंग कम है तो विड्थ बढ़ जाएगी। और अगर विड्थ बढ़ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल्ड के विड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये चीज बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कलेक्टर जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जहां पर एवलांच ब्रेकडाउन होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो देखो अवलांच ब्रेकडाउन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, वीक होगा, क्या होगा, वीक होगा। यहां पर वीक वर्ड अंडरलाइन कर लेंगे और यहां पर स्ट्रॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया भाई, बताओ जल्दी से। मैंने कल कहा था कि मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एमसीक्यू कराऊंगा कुछ डायोड्स के, सेमी कंडक्टर के, सारे इंपॉर्टेंट मैंने जो चीजें थी वो सारी बता दी। 5 से 7 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ मैं बीच में, उसके बाद थोड़ा सा बीजेटी और एफईटी का कंपैरिजन करवाना है, फिर क्लास में कंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है जी। ये क्वेश्चंस की पीडीएफ और जो कल वाली पीडीएफ है दोनों मिल जाएगी आपको आज, ठीक है, इवनिंग तक। ठीक है, बाकी कोशिश करो अपने नोट्स बना लिया करो, ठीक है जी। चलिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करें।
अब देखो आगे, ये तो हो गया, ये फाइल तो हो गई, कल वाली फाइल रहती है। देखो यहाँ पे ना समझ लो इस चीज को ना, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ना। पहले तो ना उसका देखो, बीजेटी का, बीजेटी तो हो गया, हाँ ठीक है जी, एफईटी का देख लेते हैं अभी। देखो ये देखो, एफईटी के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट, ऑडियो चेक कर लिया आप लोगों ने? ऑडियो चेक कर ली? ठीक है चलो। आपको जैसे मैंने बोला था कि जो बीजेटी है ना, मैं बीजेटी से कंपेयर करता हूँ, ये जो बीजेटी है ना, बीजेटी, ये जो बीजेटी होता है, ये आपको बताया था मैंने कि करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। क्या होता है? करंट कंट्रोल डिवाइस, CCD, करंट कंट्रोल होता है। वैसे ही एफईटी जो होता है ये वीसीडी होता है। क्या होता है? वीसीडी। वीसीडी से क्या बना? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। पहला पॉइंट कंप्लीट। बीजेटी का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है ना, बीजेटी का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है RI, वो लो होता है, याद रखना इसको। और एफईटी का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। फुल फॉर्म याद कर लो, बीजेटी की फुल फॉर्म पीछे आ चुकी है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑलरेडी आ चुका है। और एफईटी की फुल फॉर्म है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफईटी की फुल फॉर्म है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये फुल फॉर्म हो गई। ये सीसीडी हो गया, ये वीसीडी हो गया। इसका RI इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है, इसका इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टेंस ही बोलते हैं, इंपीडेंस लिखा है ना, इंपीडेंस रेजिस्टेंस ही होता है एक तरह का। बीजेटी में, बीजेटी में दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, मेजोरिटी, मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और एक होते हैं माइनॉरिटी। होते हैं कि नहीं होते हैं? मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों होते हैं। बीजेटी में दोनों होते हैं, मेजोरिटी और माइनॉरिटी, तभी तो उसको बाईपोलर बोला। बाईपोलर का मतलब ये है, बीजेटी का जो फर्स्ट वर्ड बी है ना, इसका मतलब ही बाईपोलर है। तो बाईपोलर, बाईपोलर का मतलब ये है कि टू टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, वन इज मेजोरिटी, सेकंड इज माइनॉरिटी। लेकिन जो एफईटी है ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, मतलब इसमें एक तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन ही होंगे या होल ही होंगे। इसको यूनिपोलर भी बोलते हैं डिवाइस को। एफईटी को क्या बोलते हैं? यूनिपोलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिपोलर। यूनि मतलब सिंगल, और बाई मतलब टू। ये बाईपोल, बाईपोलर मतलब टू। बीजेटी के अंदर ये होने की वजह से, ये क्या है? लीकेज करंट। इस ये करंट होने की वजह से बीजेटी का जो ऑपरेशन है वो नॉइसी होता है। कल मैंने आपको बताया था, 4/4 सी। लेकिन एफईटी के अंदर, एफईटी के अंदर ये होता ही नहीं है। ये आई नोट एफईटी के अंदर होता ही नहीं है, क्योंकि जब मेजोरिटी, इसमें सिर्फ एक ही तरह के चार्ज कैरियर होते हैं ना। माइनॉरिटी कैरियर बनता क्यों है? क्योंकि लीकेज करंट बनता क्यों है? माइनॉरिटी कैरियर की वजह से। एक मेजोरिटी हो गई, एक माइनॉरिटी, दो तरह के चार्ज कैरियर होंगे। जब एक क्लास में इलेक्ट्रिकल भी बैठा है, सिविल भी बैठा है, अगर सिविल वाले वहां से चले जाएं तो इलेक्ट्रिकल वाले रह जाएंगे, तो माइनॉरिटी का तो सवाल ही नहीं है। माइनॉरिटी तो तब बनती है कम से कम दो, वहां पर दो, दो ग्रुप तो हों। जब एफईटी में सिर्फ एक ही ग्रुप रह गया, या तो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे पूरे डिवाइस में, या होल रह जाएंगे। इसको यूनिपोलर भी तो बोलते हैं। तो आई नोट तो होता ही नहीं है। जब आई नोट नहीं होगा तो फिर ये नॉइसी भी नहीं होगा, लेस नॉइसी देन बीजेटी। ठीक है, लिखा है देखो, लीकेज करंट कितना होता है इसमें? एफईटी में 0 होता है। और ये भी लिखा हुआ है, इट इज ए यूनिपोलर डिवाइस, इट इज ए यूनिपोलर डिवाइस। आगे सुनो। अब ये पॉइंट सुन लेना कि जो बीजेटी होता है ना, बीजेटी, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये दो कैटेगरी में जाता है, एनपीएन और पीएनपी। आपको ये भी बताया था मैंने, एनपीएन और पीएनपी में फास्टर कौन सा होता है? एनपीएन फास्टर होता है। दो टाइप के हो गए। और एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, कितने टाइप के होते हैं? ये भी दो टाइप के होते हैं, जेफेट एंड
मॉसफेट, बीजेटी में एनपीएन के कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं, एक एमीटर होता है, एक टर्मिनल बेस होता है, एक कलेक्टर होता है। एमीटर, बेस, कलेक्टर, 3 टर्मिनल होते हैं। यहां पर भी एमीटर, बेस, कलेक्टर बीजेटी में एमीटर, बेस, कलेक्टर होते हैं। अरे यार, इसको एमीटर मान लो, इसको बेस मान लो, इसको कलेक्टर मान लो, 3 टर्मिनल होते हैं बीजेटी में। एफईटी के जेफेट में भी 3 टर्मिनल होते हैं, एक सोर्स होता है, एक गेट होता है और एक ड्रेन होता है। तो ये भी 3 टर्मिनल डिवाइस है। लेकिन मॉसफेट में ऐसा नहीं है। मॉसफेट में 4 टर्मिनल होते हैं, 4 टर्मिनल, 4 वायर्स होती हैं इसकी, 4 पॉइंट होते हैं इसकी, 4 टर्मिनल डिवाइस है ये मॉसफेट। सोर्स है, गेट है, ड्रेन है और एक और टर्मिनल होता है इसका सबस्ट्रेट, बॉडी बोलते हैं इसको, सबस्ट्रेट, उसको भी यूज करते हैं टर्मिनल की तरह। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, ड्रेन, गेट, सोर्स, 4 टर्मिनल हो गए। सोर्स, गेट, ड्रेन 3 टर्मिनल हो गए जेफेट के। और एनपीएन हो या पीएनपी हो, उसके 3 टर्मिनल ही होते हैं। एक पॉइंट है कि बीजेटी में आप एमीटर और बेस कलेक्टर, बीजेटी में आप इनको आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते। मतलब एमीटर को कलेक्टर और कलेक्टर को एमीटर की तरह चेंज यूज नहीं कर सकते आप। ऐसे नहीं हो सकता कि आप एमीटर को बोल दें ये कलेक्टर यूज करूंगा मैं, इसको एमीटर यूज करूंगा, नहीं। बीजेटी में इंटरचेंज नहीं कर सकते आप एमीटर और कलेक्टर को, क्योंकि एमीटर की डोपिंग ज्यादा होती है और कलेक्टर की डोपिंग कम होती है। डोपिंग तो हमें जो डोपिंग के हिसाब से फिर कई चीजें कनेक्टेड है। डोपिंग से आपकी विड्थ पे फर्क पड़ जाएगा, विड्थ से इलेक्ट्रिक फील्ड पे फर्क पड़ जाएगा और उससे ब्रेकडाउन का भी मैकेनिज्म, जो मैंने अभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कराया, वो भी अफेक्ट हो जाएगा। तो हम एमीटर और कलेक्टर को आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते। वहीं अगर एफईटी में देखो मैं, सोर्स, गेट और ड्रेन ये सारे इक्वल डोपिंग के होते हैं। इसमें एफईटी के अंदर सोर्स और ड्रेन आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। सोर्स को ड्रेन की तरह और ड्रेन को सोर्स की तरह यूज आप कर सकते हैं। इसलिए एफईटी को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल डिवाइस। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब सेम, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। बीजेटी के एफईटी के अंदर, एफईटी के अंदर सिमेट्रिकल डिवाइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एफईटी को हम सोर्स और ड्रेन को इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन बीजेटी में हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। किसको? एमीटर और कलेक्टर को। तो बीजेटी में को क्या बोलेंगे फिर? एसिमेट्रिकल डिवाइस। क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल डिवाइस, और वो हो जाएगा सिमेट्रिकल डिवाइस। समझ में आया? देखो, मैं अभी भी कहा कि बीजेटी में आई नोट होता है, बिल्कुल होता है। और यहां पर लीकेज करंट होता है, नहीं होता है, तो क्रॉस कर रहा हूं। ये आई नोट किसकी परेशानी का कारण बनता है? नॉइस होने का। अगर आई नोट होगा तो नॉइस होगी। ये सारा पोर्शन मैं बीजेटी के लिए लिख रहा हूँ ना, ये वाला पोर्शन इधर वाला, ये तो ये नॉइस होता है। बीजेटी के अंदर दिक्कत है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता गया बीजेटी का तो आई नोट बढ़ता चला जाएगा। और अगर आई नोट इतना बढ़ जाए, एक टाइम इतना ऐसा आएगा, बीजेटी अपना बर्न कर लेगा, अपने आप को बर्न कर लेगा। और बीजेटी के खुद के बर्न होने को बोलते हैं थर्मल रनअवे। बीजेटी अपने आप को थर्मल रन अवे कर देगा, बर्न कर देगा, जला लेगा। थर्मल रन अवे, थर्मल रन अवे। पेपर में पूछता है थर्मल रन अवे प्रॉब्लम किस में होती है, तो आप बताना बीजेटी में। किसकी वजह से होती है? ये आई नोट। अगर आई नोट ही ना होता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। आई नोट की वजह से सब कुछ हो रहा है। वहीं एफईटी में जब आई नोट नहीं है तो फिर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ेगा? आई नोट जब है ही नहीं तो बढ़ेगा ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट काम ही नहीं करेगा। तो अगर पूछेगा नो थर्मल रनवे किस में नहीं होता, थर्मल रनवे किस में नहीं होता, थर्मल रनवे किस में नहीं होता? एफईटी में नहीं होता। किस में नहीं होता? एफईटी में। बीजेटी में एक होता है बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। बेस का विड्थ का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीजेटी में ना बेस जो है तो वो चेंज हो जाता है बेस विड्थ वोल्टेज से। बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, ये भी पॉइंट याद रखना। बीजेटी में बेस विड्थ मॉड्यूलेशन होता है एक। इसको किसने स्टडी किया था? साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, अर्ली नाम के साइंटिस्ट ने, EARLY। बीजेटी में जो एमीटर बेस कलेक्टर है ना, देखो जो ये वाला रीजन है, अच्छा ब्रेकडाउन में सिखाया था मैंने। बीजेटी में क्या होता है, जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन का और ये वाला रीजन, आपको मैंने बताया, अगर ये रीजन अंदर की तरफ जा रहा है तो बेस की वैल्यू अगर हम कम कर दें तो बेस को, इसको बोलते हैं बेस की वैल्यू कम कर दी, क्योंकि बेस में क्या होना है? ट्रांजिस्टर एक्शन होना है। और अगर बेस की वैल्यू कम कर दी तो चार्ज कैरियर यहां से यहां ज्यादा जाएंगे। तो एक अर्ली नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि बेस की विड्थ को हम चेंज कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोला? अर्ली इफेक्ट। क्या बोला? अर्ली इफेक्ट। पेपर में पूछता कि बेस विड्थ मॉड्यूलेशन किस में होती है, तो आप बोलना बीजेटी में होती है। इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट एफईटी में भी है। यहां इसको बोलते हैं चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं? चैनल विड्थ, चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन। यहाँ चैनल की विड्थ चेंज हो जाती है, चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं इसको? चैनल विड्थ
तो चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन किस में होती है, चैनल की विड्थ चेंज हो जाती है, किस में होती है, एफईटी में। तो ये स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए बीजेटी और एफईटी की, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और भी है, देखो मैंने आपको बताया था, ये याद कर लेना, जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर के दो कैटेगरी होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, और दो होते, एक सेंटर टाइप होता है और एक ब्रिज टाइप होता है। कितना किस टाइप होता है, ब्रिज टाइप। तो हमारा एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक सेंटर टाइप है और एक ब्रिज टाइप है, ठीक है। क्या पूछता है इसमें, पीक इनवर्स वोल्टेज, पीआईवी पूछता है। तो ये याद रखना, हाफ वेव रेक्टिफायर की पीक इनवर्स वोल्टेज होती है, जैसे मैं लिखता हूँ, मैंने एसी का सिग्नल बताया था आपको, वीएम साइन ओमेगा टी, याद है। तो अगर मैं लिखता हूँ, एक सिग्नल दे दूंगा, ये 20 साइन ओमेगा टी, क्या है, एक सिग्नल है 20 साइन ओमेगा टी, आपको पेपर में पूछ रहा है, अगर ये सिग्नल इनपुट में लगाया किसके, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर, तो पीक इनवर्स वोल्टेज पीआईवी कितना बनेगा, पीआईवी बनेगा वीएम, और वीएम क्या होता है, ये वैल्यू। तो यहां से लिख देंगे 20। और अगर मुझे सेंटर टेप में बताओ ये वैल्यू कितनी है, सेंटर टेप में अपने वीएम का डबल करना है, तो 20 का डबल कितना होता है, 40, तो यहाँ कितना आ जाएगा आंसर, 40 आ जाएगा। ऐसे हर बार चेंज होगा, अरे 30 होता तो यहाँ 60 आ जाता, और ये वीएम ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, जो भी आपको वैल्यू दे रखी है एसी की, उसको एक बार डबल करना है। जैसे मैं फिर से लिखता हूं, मैं 10 साइन ओमेगा टी, 10 साइन ओमेगा टी। अब बताना मुझे, अब बताना आप लोग मुझे, 10 साइन ओमेगा टी, अगर पीक इनवर्स वोल्टेज में हाफ वेव की निकाल रहा हूं, तो यहाँ वीएम है, तो वीएम कितना, 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10। ब्रिज रेक्टिफायर की वैल्यू, ब्रिज रेक्टिफायर की वीएम कितने होते हैं, वीएम होते हैं, देखो यहाँ वीएम लिखा हुआ है, तो ये भी 10। लेकिन सेंटर टैप में आंसर 2 वीएम है, तो इसका जो भी आपको दे रखा होगा 10, 10 है, जो भी वैल्यू दे रखी है उसको डबल करके आंसर लिखना है। तो यहाँ पर वैल्यू 10, यहाँ भी 10, क्योंकि दोनों का सेम होता है, सेंटर टैप सॉरी ब्रिज का और हाफ का सेम पीआई पीक इनवर्स वोल्टेज होता है, और सेंटर टैप का 20 डबल होता है। अगर ये 10 10 है तो ये 20 हो जाएगा, अगर ये 20 20 है दोनों, तो फिर ये 40 हो जाएगा सेंटर वाला, ठीक है। ये याद रखना, फॉर्म फैक्टर हाफ वे में पाई बाई 2 होता है, और 1.11 1.11 ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। फॉर्म फैक्टर वाला लास्ट क्लास में करवाया था। और नंबर ऑफ डायोड हाफ वे में एक यूज होती है, इसमें सेंटर टाइप में 2 लगती हैं और इसमें 4 लगती हैं। आउटपुट फ्रीक्वेंसी हाफ वेव की एफ होती है, इसकी 2f होती है, इसकी भी 2f होती है। कहने का मतलब ये है, हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, कितनी है 50, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आउटपुट भी होगी 50। ये तो है, इनपुट अगर एफ है तो आउटपुट भी एफ। लेकिन यहां देखो, जो भी इनपुट फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको डबल करना है। अगर इनपुट में 50 दे रखा है तो यहां तो 50 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2f करना पड़ेगा, तो f का डबल कितना हो जाएगा, f का डबल 50 का डबल कितना कर दूं, ये 100 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये टॉपिक, अच्छा, ठीक है जी। दूसरा, हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी पूछेगा, तो बस ये तो छोड़ो, ये याद रखना 40% के आसपास तो होती है हाफ वेव के रेक्टिफायर की एफिशिएंसी। रेक्टिफायर का एफिशिएंसी का मतलब होता है कितनी एसी को ये कितनी डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। हाफ वेव रेक्टिफायर 40% एसी को डीसी में कन्वर्ट कर पाता है। फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी होती है 81%, और ये भी ब्रिज है, इसकी भी होती है 81%। चाहे रेक्टिफायर कोई सा भी हो फुल वेव में, सेंटर टैप हो या ब्रिज हो, एफिशिएंसी दोनों केस में सेम रहती है, 81 ही आएगा, और हाफ वेव में 40.5, इसका डबल कर दिया बस ये। तो यहां तक आपकी थ्योरी भी करवा दी मैंने, एडीसी एमसीक्यू भी करवा दी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है जी, चलो। ठीक है जी, तो आई होप स्टूडेंट आप इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे करने की, ठीक है। तो जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स हुए हैं, तो आपको बहुत हेल्प आउट मिलेगी इनके आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है जी। चलिए इतना ही।